जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जकाब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र हम लोग डेली मनोविज्ञान को लेकर एक बेहतरीन सेशन को चल रहे हैं, जिसके तहत हमने बहुत सारी टॉपिकों को कवर भी कर लिया है और बहुत सारी टॉपिकें कंप्लीट भी हो गई हैं। उसी में भाषा विकास को अभी जस्ट हाल ही में हमने कंप्लीट किया और दूसरा चल रहा है अभी बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था, जो बाल केंद्रित शिक्षा थी उसके बारे में हमने जान लिया था। अब आइए जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक का क्या महत्व होता है और बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का क्या महत्व होता है। उसके बाद हम जानेंगे महान शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य के बारे में जानेंगे और उन्होंने क्या कहा था, इसके माध्यम से उसको हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले लिख लीजिए बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है मित्र, इतना देख पा रहे हैं बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा को। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक का क्या महत्व है, समझ रहे कि नहीं बताइए। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक का महत्व, हेडिंग है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक का महत्व। किस रूप में शिक्षक क्या करता है, बालकों का इस समय क्या करता है, उसका मार्गदर्शन करता है। किसका, बच्चों का मार्गदर्शन करता है। तो आइए इस क्रम में देखते हैं। तो यहाँ पे जो बाल केंद्रित शिक्षा होता है, ये इस वाले में बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि जो शिक्षक होता है वो बालक का केवल मार्गदर्शक होता है और कह सकते हैं सहयोगकर्ता होता है। न कि उसमें मैंने बताया पहले ही कि इसमें क्या होता है कि बाल केंद्रित में बालक केंद्र बिंदु होता है और शिक्षक जो होता है वह गौण भूमिका निभाता है। अर्थात बच्चा सीखेगा स्वतंत्र रूप से और शिक्षक क्या करेगा, उसमें सहायता करेगा उनको सीखने के क्रम में, जो भी अच्छी बुरी चीज़ों की पहचान कराएगा। इससे ज़्यादा और उसका कोई कार्य नहीं होता है। उसी में क्या होता है कि अधिगम के क्रियाकलापों को पूर्ण करने के लिए, जो बालक के अधिगम के क्रियाकलापों को पूर्ण करने के लिए शिक्षक की क्या होती है, उसमें आवश्यकता होती है। और शिक्षक क्या करता है, उनका मार्गदर्शन करता है कि ताकि सही रास्ते में और सही क्रम में क्या करें, अधिगम को सही तरीके से सीख पाएँ, वही होता है। तो जैसे देख लीजिए, जो शिक्षक होता है, यहीं पे मैं लिख रहा हूं शिक्षक जो होता है साथी, शिक्षक क्या होता है, परीक्षण करता होता है। 3 बनाइए, 3। ठीक, शिक्षक क्या होता है, शिक्षक जो है परीक्षण करता और अधिगम सरल करता। अर्थात अधिगम को सरल बनाने का कार्य करता है। और निदान करता होता है, निदान करता। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें परीक्षण करना मतलब जो भी बालक जो भी अधिगम कर रहा है उसका परीक्षण करना और परीक्षण करने के बाद सही मार्गदर्शन। ठीक है मित्र, यह हो जाता है परीक्षणकर्ता के रूप में। निदानकर्ता के रूप में उसका कार्य क्या हो जाता है, बालक जो भी समस्याओं में फंसता है, बालक अधिगम के दौरान
अधिगम के दौरान जिन कठिनाइयों का सामना करता है, उस कठिनाइयों को शिक्षक, उन कठिनाइयों का शिक्षक निदान करता है। क्लियर है मित्र? बताइए कोई दिक्कत? और अधिगम सरलकर्ता के रूप में सीखने की चीज़ों को मैं थोड़ी सी तीर उधर बना देता हूं ताकि ये समझ में आ जाए। मैंने ऐसे बना दिया, यहाँ पे लिखने में आसानी होगी। ठीक है, अधिगम सरलकर्ता के रूप में मतलब शिक्षक के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से बालक किसी भी प्रकार का अधिगम आसानी से कर लेता है। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? परीक्षण करता, जैसे कि मान लीजिए कोई कार्य बालक कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए वह कोई मिट्टी से कोई खिलौना, मिट्टी से कोई किसी चीज़ का निर्माण कर रहा है। मान लीजिए मिट्टी से घर ही बना रहा है। मान लीजिए कि क्या कर रहा है, वह घर बना रहा है। ठीक है, वह क्या कर रहा है, घर बना रहा है। ठीक है मित्र, अब जब घर बना रहा है तो उसमें क्या किया कि इसने दरवाज़ा नहीं लगाया। मान लीजिए दरवाज़ा नहीं लगाया और वह, उसके दिमाग में यह समझ में नहीं आ रहा कि दरवाज़ा लगाना कहाँ है, समझिएगा, दरवाज़ा लगाना कहाँ है। तो अब क्या किया, वह आधा अधूरा चीज़ें बना के छोड़ दिया। समझिएगा इस चीज़ को। ठीक, तो उस दौरान क्या करेगा, जब शिक्षक उस बनाई गई वस्तु का परीक्षण करेगा, मतलब उसको जांचेगा, तो जांचने के दौरान जो कमियां इसमें आएंगी उसमें क्या करेगा, वह बालक को निर्देश के माध्यम से उसको समझाएगा। जैसे इसमें कमियां क्या आई, कमी का आई कि इसमें दरवाज़ा नहीं है, दरवाज़ा अनुपस्थित है। दूसरी कमी क्या आई, खिड़की नहीं है। तो वह क्या करेगा कि यह चीज़ों को बताएगा, किसको, बालक को इसके बारे में बताएगा ताकि बालक क्या करे, इस चीज़ को समझ पाए कि यहाँ पर क्या होगा, एक दरवाज़ा होगा और इसी में कहीं क्या होगी, एक खिड़की खुली होगी। मान लीजिए यह खिड़की बना दिए, ठीक है, तो खिड़की क्या होगी, खुली होगी। और ऐसे क्या होगा, इस पे खपड़ैल लगे होंगे, इस घर पे क्या होंगे, खपड़ैल लगे होंगे। ठीक है मित्र, यह कौन बताएगा, यह कार्य होगा शिक्षक का बताने का। किसका कार्य होगा, शिक्षक का बताने का कार्य होगा। और यह समझाएगा शिक्षक बालक को कि यह क्या है, अब जाके क्या हुआ, यह घर जो है तुम्हारा पूर्ण हो पाया है, क्योंकि इसमें जो कमियां थी उस कमियों को तुमने दूर कर दिया। समझिए, अब क्या करेगा बालक, इस घर को अच्छे से बनाना सीख जाएगा। तो वही परीक्षणकर्ता में उसका, शिक्षक का क्या होता है, उसको परीक्षण करने का कार्य होता है। अब आते हैं निदान करना। ध्यान दीजिए, उसी पे मैं किसी और चीज़ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, अब उसको दो चीज़ें हैं उसके दिमाग में दो चीज़ें चल रही हैं। एक चल रहा है आम का संप्रत्यय और एक चल रहा है अमरूद का संप्रत्यय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक क्या चल रहा है, एक चल रहा है आम और एक चल रहा है अमरूद। अब इन चीज़ों को बनाना है उसको, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो अमरूद को क्या किया, वह बना दी, अमरूद बना ऐसे, और आम जो है बना, कैसे बनता है आम, मान लो आम ऐसे बना। ठीक है मित्र, ठीक है, आम क्या हुआ, ऐसे बना और अमरूद इस तरह से बन गया।
इस तरह से बन गया। तो अब क्या हुआ कि जब उसे यह चीज़ें दिख नहीं रही हैं, उसके बाद उसे बनाने के लिए दिया जा रहा है, वह बनाने का प्रयास कर रहा है, तो उसे लग रहा है कि हम आम बना रहे हैं, लेकिन वह बना क्या रहा है? अमरूद। तो अमरूद जो बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, आम ना बनाकर ये क्या, अमरूद को आम समझे, अमरूद को आम समझेगा, और जब इसको बनाएगा तो उसमें क्या करेगा, उसमें क्या करेगा, शिक्षक जो है इसका, इस समस्या का निदान करेगा, समस्या का निदान करेगा कि बेटा यह आम नहीं है, यह क्या है? अमरूद है। तो वह बताएगा कि यह क्या है? अमरूद है। ठीक है, अमरूद है। और आम किस तरह से बनता है वहां पे बना के वह दिखाएगा। तब इस आम का संप्रत्यय बालक के अंदर इसके पश्चात क्या होगा? स्थापित हो जाएगा। तो तत्पश्चात बालक आम बनाना सीख जाएगा। आगे आते हैं अधिगम सरलकर्ता के रूप में। जैसे कि सीखने की जो प्रक्रियाएं हैं बालक की, किसी चीज को सीखने की प्रक्रियाएं हैं, तो वह या तो कैसे अधिगम को सरल बना सकता है? तो खेल के माध्यम से, खेल के द्वारा शिक्षा, या खेल के द्वारा अधिगम। ध्यान दीजिएगा, खेल के द्वारा अधिगम या कहानी के द्वारा अधिगम, कहानी के द्वारा अधिगम। और तीसरा क्या हो जाएगा? या कहानी के द्वारा अधिगम हो जाएगा, या हो जाएगा आपका उसकी मातृभाषा में अधिगम, मातृभाषा में अधिगम। ऐसे क्या होगा? बालक का जो अधिगम है वह क्या हो जाएगा? सीखने का सरल रूप में हो जाएगा। बताइए यहां तक कोई समस्या मित्र? बताइए यहां तक कोई दिक्कत हुई? मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ जाएंगे। निदानकर्ता में क्या था, परीक्षणकर्ता में क्या था कि जब बालक किसी घर का निर्माण कर रहा है तो उसमें उसको पता नहीं कि दरवाजे किधर लगाते हैं। मान लीजिए वह दरवाजा बीच में ना लगा के इधर लगा दिया साइड में, ठीक है। लेकिन अमूमन जो भी बनाए जाते हैं, प्रिंटेड होते हैं या बुक में या कहीं पे, तो दिखाया जाता है कि उसका डोर जो है फ्रंट पे है, ठीक है। तो उस हिसाब से घर का दरवाजा कहाँ होना चाहिए? फ्रंट पे होना चाहिए। उसने क्या किया? साइड में लगा दिया। खिड़की उसमें नहीं लगाया। तो जब निरीक्षण करेगा अध्यापक या शिक्षक उस बालक के क्रियाकलाप का, तो उसमें जो जो कमियां आएंगी उस कमियों को क्या करेगा? जांचेगा और उस कमियों को बताएगा उसको। और उस कमियों को बताने के बाद क्या होगा? यह बालक क्या हो जाएगा? उस कमियों को सुधार लेगा, उसको सुधारने का प्रयास करेगा। वह होता है निरीक्षणकर्ता के रूप में शिक्षक। और निदानकर्ता के रूप में जब आप किसी समस्याओं में फंस जाते हैं, जैसे कोई फार्मूला एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उस एग्जीक्यूशन के दौरान आपको कोई समस्या आ रही है। मान लीजिए a+b का होल स्क्वायर आपको लगाना है उस फार्मूले में, और आपको आ रहा है कि a² + b² - 2ab। गलत फार्मूला लगा रहे हैं, आपको याद नहीं है। तो आप जब वहां पे फंस रहे हैं, आपका आंसर नहीं आ रहा, तो क्या करेगा शिक्षक? वहां पे आपका समस्या का निदान करेगा, अर्थात वह बताएगा a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab होता है। तब जाके बालक क्या करेगा? आसानी से कर लेगा। तो वह समस्या का निदानकर्ता हो गया। मैंने आम अमरूद को एकदम सरल भाषा में समझा दिया कि वह जब उसको कहा गया, वह दोनों चीज़ों को देखा, आम को भी अमरूद को भी। अगर जब उसे कहा गया कि आम बनाओ, तो वह अमरूद बना रहा है। तो अमरूद जब बनाया तो इसका मतलब कि वह अमरूद को क्या समझ रहा है? आम समझ रहा है। और जब आम समझ रहा है तो वो उसी को बनाएगा, अमरूद को ही। तो शिक्षक जब देखेगा उसका क्या बोलता है कि जब समस्या उसको कैसे आ रही है, तो उस समस्या जिस तरह से आ रही है, इसका मतलब उसके संप्रत्यय में आम का संप्रत्यय अमरूद के रूप में और अमरूद का संप्रत्यय आम के रूप में बना हुआ है उसके मस्तिष्क में। तो वह उसको समझाएगा, बताएगा, उसके कलर से या उसके आकार से सारी चीजें बताएगा। तो वह बालक क्या होगा? समझ जाएगा और उस कार्य को फिर से आसानी से करने लगेगा। यह निदानकर्ता के रूप में होता है। और जो अधिगम सरलकर्ता का रूप होता है शिक्षक का, वह यह होता है कि शिक्षक के माध्यम से बालक किसी भी प्रकार के अधिगम को आसानी से कर लेता है या सीख लेता है।
अर्थात जब शिक्षक क्या करेगा, खेल के द्वारा उसको अधिगम कराएगा। बिल्कुल बालक एकदम खुश हो जाते हैं खेल के द्वारा अधिगम, उनको पता भी नहीं होता कि वह सीख रहे हैं और खेलते रहते हैं, खुश रहते हैं। आप जानते भी हैं कहानी के द्वारा, कहानी भी बता के क्या करते हैं, महापुरुषों की कहानी बताना, उनके जीवनियों को बताना, उन्होंने किस किस तरीके से पढ़ा। अब उसमें देखिए जब पढ़ाई की बात ला देंगे उस महापुरुष को जोड़कर कहानी के माध्यम से, तो बालक को लगेगा कि नहीं, हमें भी क्या करना चाहिए, उस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये माध्यम होता है अधिगम सरलकर्ता का। और मातृभाषा में अधिगम या मातृभाषा में क्या करना, उसको उसी के भाषा में, जिस भाषा को बालक समझ रहे हैं उसी भाषा में बालकों को क्या करना, समझाना। वह भाषा मातृभाषा के रूप में अधिगम को सरल बना देगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? बताइए साथी। यहां तक क्लियर है? चलिए आते हैं आगे, आगे आते हैं साथी, देखते हैं आगे क्या है। मैं लिख रहा हूं आगे जो है साथी, सही दिख रहा है ना वीडियो? क्या दिक्कत है? ठीक तो है, दिख तो रहा है बराबर। चलिए आते हैं आगे, चलते हैं। अब क्या होगा, जो इसमें हम अगला पढ़ेंगे वह क्या होगा, बाल केंद्रित शिक्षा। क्या होगा, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक का महत्व था, तो अब हेडिंग क्या पड़ेगी, हेडिंग क्या पड़ेगी साथी, बाल केंद्रित शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का महत्व। मतलब कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, बताइए कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो मैं यहां पे स्टार बनाता हूं, समझिएगा। स्टार ना बना के मैं एरो बना देता हूं। 1 सेकेंड बच्चा, जस्ट अ सेकेंड दीजिए। अब क्या करेगा बालक, उसको जो इसका बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का महत्व है, अर्थात बालकों के अनुसार क्या करना, पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आप कठिन पाठ्यक्रम उसका इंक्लूड कर देते हैं और वह बच्चा उस भाषा को, जो पाठ्यक्रम की भाषा है, उसको समझ नहीं पाता, तो दिक्कत हो जाएगी उसके अधिगम में। तो जो समझिए इस बात को, तो क्या होगा, बालक की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम बनेगा। ध्यान दीजिए, इसमें पहला पॉइंट क्या होगा, बालक के रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम। ठीक है, बालक के रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम। दूसरा क्या हो जाएगा, बालक के पूर्व ज्ञान व अनुभव पर आधारित पाठ्यक्रम। दूसरा क्या हो जाएगा साथी, दूसरा हो जाएगा बालक के पूर्व ज्ञान, बालक के पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों पर आधारित पाठ्यक्रम। बताइए समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बताइए। राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने वाला पाठ्यक्रम, राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने वाला पाठ्यक्रम, करने वाला पाठ्यक्रम, यह हो जाएगा। ठीक है मित्र, आगे जो होगा वह क्या होगा, समाजीकरण में सहायक पाठ्यक्रम। अगर लिखना, जब बहुत सारी चीजें हैं तो लिखते जाइए। क्या, समाजीकरण में पाठ्यक्रम,
अगला है समाजीकरण में पाठ्यक्रम। समाजीकरण में सहायक पाठ्यक्रम। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? समाजीकरण में सहायक पाठ्यक्रम, ठीक है। अगला जो होगा वह क्या होगा? सर्वांगीण विकास में सहायक पाठ्यक्रम। सर्वांगीण विकास में सहायक पाठ्यक्रम। इतना विस्तृत साथी कोई नहीं बताता है। अब तक क्या किए होते? बाल केंद्रित शिक्षा को 2-4 बातें बता के अब तक समाप्त कर दिया होता। वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार पाठ्यक्रम। वैयक्तिक भिन्नता का मतलब अर्थात जो बालक में भिन्नताएं हैं, जैसे कि कोई मंद बुद्धि है, कोई प्रखर बुद्धि है, तो उस हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्माण करना या पाठ्यक्रम को लचीला बनाना, ताकि उसमें हम क्या कर सकें? बदलाव कर सकें। मानसिक स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम। मानसिक स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? यह सारी चीजें क्या हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का महत्व है या किस तरह से पाठ्यक्रम होनी चाहिए, उसमें क्या होता है। अब इसका महत्व का अर्थ क्या होगा? तो अर्थ समझिए कि पाठ्यक्रम का महत्व, जो ये पाठ्यक्रम लचीला बनाया जा रहा है बालक को ध्यान में रख के, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? तो अर्थ यह निकलेगा कि इस उपरोक्त दिए गए पाठ्यक्रम की क्रियाओं के अनुसार, उपरोक्त दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार बालक को अधिगम करने में अत्यधिक आसानी होगी। दूसरी बात, बालक अधिगम को सुगम एवं सुनियोजित तरीके से सीखेगा। बालक अधिगम सुगम एवं सुनियोजित तरीके से करेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। अधिगम को बालक एक सरल क्रिया समझेगा, एक सरल क्रिया के रूप में देखेगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? बताइए साथी कोई दिक्कत परेशानी? बता दीजिए यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्लियर है मित्र? बताइए तो आगे चलें। लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। आज इसको समाप्त कर देंगे। अब थोड़ा सा बस बचा है महान शिक्षा शास्त्री के बारे में, जिनको आप लोग जानते हैं जॉन डीवी के अनुसार। कौन साथी? जॉन डीवी। चलें आगे, मिटा दें? चलिए क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। आगे देखते हैं किसके अनुसार? जॉन डीवी के अनुसार। अब जॉन डीवी क्या कहते हैं कि बालक का जो है प्रगतिशील विकास करना, यह कहते हैं बालक। और प्रगतिशील विकास होगा कैसे? तो जाहिर सी बात है कि बालक के अनुसार ही जो क्रियाएं करवाई जाएं बालकों से, वह उनके लिए आसान एवं बिल्कुल सरल होनी चाहिए। ठीक है मित्र, क्या होनी चाहिए? आसान एवं बिल्कुल सरल होनी चाहिए। तो लिख लीजिए हेडिंग लिखिए, प्रगतिशील शिक्षा।
प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है, इसी को कहते हैं क्या, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। बताइए कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है साथी? अब यह किसने दिया था? तो यह कौन थे प्रगतिशील शिक्षा के जनक? जॉन डीवी। जॉन डीवी। ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि ज़्यादा जब पूछेगा नहीं तो ज़्यादा बताना क्या है। कहाँ के थे? यूएसए के थे। इन्होंने क्या किया था, इनके द्वारा एक लैब विद्यालय की स्थापना की गई। लैब विद्यालय, लैब विद्यालय का मतलब समझ रहे हैं, ऐसा विद्यालय जिसमें क्या हो सके, प्रयोग कर सकें, प्रयोग कर सकें। और कौन प्रयोग करेगा? हम आप नहीं, बच्चे, ठीक है। वह लैब विद्यालय की इन्होंने क्या की, स्थापना की। दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या रखा। तो जो यह लैब स्थापित करने का उद्देश्य जो था इनका, तो इनका जो उद्देश्य था वह उद्देश्य क्या था, मैं आपको बता देता हूं। यह उद्देश्य था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना। लिख सकते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य बालक की शक्तियों का मतलब ज्ञान से समझिएगा, का विकास करना। ये नहीं कि झगड़ा लड़ाई करने के लिए पहलवान बनाना, विकास करना। इसलिए मैंने लिख दिया ताकि शक्तियों का कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं आप भी। भाई काफ़ी पावरफुल आदमी हैं आप ना, ठीक है। अब देखिए इसमें दो महत्वपूर्ण तत्व कौन थे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। दो महत्वपूर्ण तत्व बताए इन्होंने, दो महत्वपूर्ण तत्व बताए। वह दो कौन थे? ध्यान से देखिएगा, वह दो कौन थे? तो रुचि, क्या साथी? रुचि और प्रयास को बताया। किसको बताया? पहला जो था वह क्या था? रुचि। पहला क्या था? रुचि। और दूसरा क्या था? प्रयास। अर्थात बालक को जब किसी चीज में रुचि होगी तो वह क्या करेगा? सीखने में सहज महसूस करेगा। और जब प्रयास करेगा तो निश्चित तौर है कि वह क्या करेगा? सीख जाएगा किसी चीजों को। बताइए कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें है? बताइए, नहीं ना है? आगे चलते हैं। अब देखिए जो इन्होंने कहा कि जो प्रगतिशील शिक्षा होती है, एक और पॉइंट नोट करिए, प्रगतिशील शिक्षा जो होती है वह क्या होती है? तो आप ध्यान दीजिएगा कि मुख्यतः प्रगतिशील शिक्षा मुख्यतः क्या करती है? समस्या समाधान तथा आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित है। मुख्यतः समस्या समाधान एवं आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित है। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब तर्क करने वाला, जैसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर यह सही है तो कैसे सही है, ऐसे आलोचनात्मक चिंतन यह होता है किसी की आलोचना करके उसके कमियों को समझने का प्रयास करना। तो अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि इनके जो मुख्य विशेषताएं थी जो प्रगतिशील शिक्षा की, वह क्या थी। तो हेडिंग क्या होगी? मुख्य विशेषताएं। मुख्य विशेषताएं देखिएगा, जो मुख्य विशेषताएं थी, देख लें एक बार, इधर तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना बराबर? ठीक है, वेरी गुड। जो मुख्य विशेषताएं थी वह कौन कौन सी थी? तो देखिएगा उसमें क्या था? रुचि और प्रयास पर आधारित शिक्षा, यह तो मैंने पहले ही बता दिया जो इसके तत्व महत्वपूर्ण थे, तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। बालक की स्वाभाविक रुचियों को समझना, समझिए, स्वाभाविक
रुचियों को समझना। ठीक है मित्र, स्वाभाविक रुचियों को क्या करना, समझना। और दूसरा क्या हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, स्वयं करके सीखने पर बल देना। क्या हो जाएगा, स्वयं करके सीखने पर बल। तीसरा क्या हो जाएगा साथी, तीसरा हो जाएगा कि सभी को समान अवसर व समान अधिकार। सभी बालकों को, सभी को समान अवसर व अधिकार। ठीक है मित्र, समान अवसर व क्या होगा, अधिकार दिया जाए। ठीक है मित्र, समान अवसर व अधिकार दिया जाना चाहिए, अर्थात सभी बालकों के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना। ठीक है मित्र, बाल केंद्रित शिक्षा का यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, लोकतंत्रात्मक मूल्यों का विकास करना। ठीक है, शिक्षण विधियों का व्यवहारीकरण, शिक्षण विधियों का व्यवहारीकरण। व्यवहारीकरण मतलब जो शिक्षण विधियां हैं उनको व्यवहार के रूप में बालक को क्या करना, समझाना या बताना। जैसे करके बताना, किसी चीज को जब नहीं बालक समझ पा रहा है तो क्या करना, उसको बताना। इन्होंने शिक्षक के लिए क्या कहा कि शिक्षक समाज सेवक है, शिक्षक समाज सेवक है। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, शिक्षक क्या है, समाज सेवक है। अगला क्या हो जाएगा, सामाजिक निर्माण हेतु, सामाजिकरण हेतु, सामाजिकरण हेतु वातावरण का निर्माण, वातावरण का निर्माण हो जाएगा। ठीक है मित्र, इतना देख पाए, आगे चलते हैं। व्यक्तित्व विकास हेतु आवश्यक शिक्षा। अगला जो होगा वह क्या होगा, व्यक्तित्व विकास हेतु आवश्यक शिक्षा। बताइए कोई दिक्कत है समझने में, कोई समस्या है समझने में, बताइए साथी। वैयक्तिक भिन्नताओं पर आधारित शिक्षा क्या है, वैयक्तिक भिन्नताओं पर आधारित शिक्षा। और अगला क्या है, रटंत विद्या पर, रटंत विद्या पर, रटंत विद्या का विरोध। बताइए कोई समस्या यहाँ पे कोई समस्या आपको समझ में आ रही है? अब देखिए मैं थोड़ा सा बस बता देता हूँ कि ये चीज़ें हैं क्या। अब यह बाल केंद्रित शिक्षा एवं क्या होता है, प्रगतिशील शिक्षा। देखिए स्वाभाविक रुचियों को समझना, जो बालक की स्वाभाविक रुचियां हैं, मतलब स्वाभाविक कार्य करने की जो क्षमता है उसको क्या करना, समझ लेना और उसी के अनुरूप क्या करना, उसको शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में जोड़ देना। ध्यान दीजिए, स्वयं करके सीखने पर बालक को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और वह कुछ क्रियाओं को जब स्वयं करेगा तो उससे क्या करेगा, वह ज़्यादा सीखेगा और आराम से सीखेगा, बिना किसी दबाव के सीखेगा। तो उसमें क्या करता है, सीखने में उसको सरलता होगी। सभी को समान अवसर व अधिकार, तो जैसे कि समान अवसर व अधिकार का मतलब जो भी, जैसे पिछड़े वर्ग के बालक हो गए, किसी गरीब वर्ग के बालक हो गए या समाज से वंचित वर्ग के बालक हो गए, अगर वो शिक्षा की मुख्य धारा में जुड़े हैं तो उनको क्या करना, सभी के जैसे समान अवसर क्या करना, उपलब्ध कराना हो जाएगा। लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, अर्थात लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना का मतलब क्या है बताइए, अर्थात यह भी क्या करना, एकदम स्वतंत्र वातावरण में क्या करना, उनको शिक्षा देना।
शिक्षण विधियों का व्यवहारीकरण, जो भी शिक्षण विधियां हैं जैसे आगमन निगमन विधि, प्रश्नावली विधि, है ना ये सब, तो उन सभी विधियों का व्यवहार करके व्यवहार के रूप में क्या करना, उसको बताना। शिक्षक समाज सेवक है। शिक्षक को यहाँ पे दर्शाया गया कि शिक्षक क्या है, समाज सेवक की भूमिका में रहेगा, अर्थात जो बच्चे होंगे उनकी देखभाल के भूमिका में रहेगा और जो भी कमियां होंगी उनको क्या करेगा, वह बताने का प्रयास करेगा। आगे आते सामाजिकरण हेतु वातावरण का निर्माण। एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिससे बालक क्या करे, समाजीकरण को सीखे कि समाज की प्रक्रिया क्या है, समाज बनता कैसे, समाज को मुख्य धारा में जोड़ना कैसे है, उसके वैसे वातावरण का निर्माण करना। व्यक्तित्व विकास हेतु आवश्यक शिक्षा। व्यक्तित्व पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए महापुरुषों के बारे में बताना, महापुरुषों की जीवनियों से उसको अवगत कराना, महापुरुषों के क्रियाकलापों को समझाना, वह क्या होगा, व्यक्तित्व विकास हेतु आवश्यक शिक्षा होगी। आगे चलते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित शिक्षा, अर्थात प्रत्येक बालक मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भिन्न भिन्न प्रक्रिया में होते हैं, तो उनको उसी के माध्यम से, जिस माध्यम में बालक भिन्नता दिखा रहा है, उसी भिन्नताओं के हिसाब से क्या करना, उसको शिक्षा देना। रटंत विद्या का विरोध, जो रट के डंडे की चोट पर या मार के डर से क्या करना, बच्चे को सिखाने का प्रयास करवाना, तो वह क्या कहलाता है, रटंत विद्या का विरोध करते हैं। अर्थात रटा के बालक को आप सिखा नहीं सकते। जैसे उसके सर पे थप्पड़ तान दिए और कहे चल पढ़, तो रट लेगा, रटवाएंगे, रटेगा, 2-4 बार 5 बार में पढ़ेगा, रट लेगा, याद हो जाएगा। लेकिन वह जस्ट कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद फिर वह क्या करेगा, उसके माइंड से स्केप कर जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि प्रगतिशील शिक्षा में रटंत विद्या नहीं होनी चाहिए, और बाकी यह सारी उसकी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं। जॉन डीवी इसके जनक हैं। लैब विद्यालय का प्रयोग किया था, प्रयोग कर सकें ताकि बच्चे मतलब अपने से स्वयं से सीख सकें। उद्देश्य क्या था, तो प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालक की शक्तियों अर्थात ज्ञान का विकास करना था। 2 इसमें महत्वपूर्ण तत्व जो थे मुख्य रूप से, वह क्या थे, रुचि और प्रयास थे। यह ध्यान दीजिएगा, पूछ देता है कि प्रगतिशील शिक्षा के जो मुख्य तत्व थे वह क्या दिए थे, तो रुचि और प्रयास दिए थे, बाकी उसकी विशेषताएं आपके सामने। तो ऐसे ही बेहतरीन सेशन के लिए आप इस चैनल, यूट्यूब चैनल जैकब अकादमी से जुड़ना ना भूलें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, करवाइए भी, शेयर लाइक और करते रहिए, और बेहतरीन तरीके से सेशन को लेते रहिए। अगर कोई दिक्कत आती है समझने में, जिस टॉपिक को आप दोबारा से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करिए, उसको लिख दीजिए कि सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय जैकब अकादमी।